हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन जस्ट हाफ शॉट। हाफ शॉट क्यों? बिकॉज वन शॉट से भी आधे टाइम में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं विद मैक्सिमम कवरेज। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज कॉल्ड हाफ शॉट। इस हाफ शॉट में आपको हर एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कराया जाएगा। आप इस चैप्टर में सब कुछ फिनिश कर जाएंगे विद फुल फीलिंग ऑफ वन शॉट गाइस। तो जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में दी जा रही हैं रिमेनिंग चैप्टर्स की, आप एक बार इनको जरूर से चेक करें। सो दिस इज योर चैप्टर 13 क्लास 10 साइंस। आगे हम बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो देखिए, एक टाइम था 1820 से पहले इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक करंट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब टाइम आया 1820, तो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड जब अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया एक कंडक्टर से, तो पाया कि इनकी टेबल पर रखी हुई मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, ये हिलने लगी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये नीडल हिल रही है तो जरूर आसपास कोई मैग्नेट रखी हुई होगी, क्योंकि उस समय ये तो पता नहीं था कि मैग्नेट के अलावा भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो उन्होंने चेक किया कि कहीं कोई मैग्नेट तो नहीं रखी, तो पाया कि भाई कहीं कोई मैग्नेट नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कुछ तो हुआ है, तभी तो उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्होंने चेक किया कि मैंने क्या किया था। तो उन्होंने कहा मैंने तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया था। तो उन्होंने दोबारा से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, तो पाया कि भाई करंट को ऑन करने पर इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, नीडल इसकी हिली। फिर करंट को जैसे उन्होंने ऑफ किया, फिर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर करंट को ऑन किया, डिफ्लेक्शन हुआ, ऑफ किया, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो वो ये समझ गए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक, तो उन्होंने थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए जैसे ही उन्होंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कराई, तो पाया कि भाई पहले जो मैग्नेटिक नीडल अंदर की साइड जा रही थी, अब वो बाहर की साइड आ रही है। दैट मींस अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। तो यहां से सीधा रिलेशन बन गया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां पर क्या नोटिस किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, और इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और इसी चीज को हमने जो है इन फिगर्स में बताया हुआ है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी किसने की? ऑस्टर्ड ने की इन द ईयर 1820। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो चारों ओर का जो एरिया है जहां तक ये मैग्नेट अपना फोर्स लगा सकती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, नाउ अब इसे मान के चलो कि तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर नाउ? ठीक, तो मैग्नेटिक सोर्स के या मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जहां तक कोई मैग्नेट फोर्स लगा सकती है या जहां तक हम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अभी देखो, अगर ये मैग्नेट है और यहां पर मेरे पास एक आयरन का पीस रखा हुआ है। अब इस मैग्नेट ने इस आयरन के पीस को पकड़ के खींच लिया। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कुछ तो होगा जो खींच रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने कहा कि भाई इसके बीच में कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं, और इन इमेजिनरी लाइन को अराउंड ए मैग्नेटिक सोर्स हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है यहां पर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। किसकी? मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, आप इसको याद रखेंगे कि भाई पहली चीज तो यह है कि एक मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को कितना भी ब्रेक कर देंगे तो इसके पास हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप इस मैग्नेट को एक एटम तक भी ब्रेक कर देंगे तो इस एटम में एक साइड नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरी साइड साउथ पोल बनेगा। दैट मींस अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। इसी को हम बोलते हैं मोनोपोल्स आर नॉट पॉसिबल। मोनोपोल्स आर नॉट पॉसिबल, अकेला पोल पॉसिबल नहीं है। इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड पोल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाउ दूसरी बात आप ये समझते ही हो कि सिमिलर पोल जैसे नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। लेकिन ऑपोजिट पोल जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर नाउ? आगे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अभी थी मैग्नेट की, अब ये किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो देखिए जरा, सबसे जरूरी बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे मान के चलो अगर ये मेरे पास मैंने एक बार मैग्नेट कंसीडर कर ली, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से निकल के साउथ में पहुंचती है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती हैं। नॉर्थ से निकल के साउथ में पहुंचती हैं और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ में ट्रैवल करती हैं। ऐसा डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट, और अंदर देख रहे हो साउथ टू
नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ कहाँ है, इनसाइड द बार मैग्नेट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे दीज लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप समझते हो, कैसे ये लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ तक पहुंचती है, और साउथ से स्टार्ट होके अगेन ये नॉर्थ तक पहुंचती है, मतलब ये अपना चक्कर पूरा कर लेती हैं। क्या कर लेती है, अपना चक्कर पूरा कर लेती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, कि दीज लाइन फॉर्म क्लोज लूप। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ, क्राउडेड एट पोल्स एंड स्ट्रेट इनसाइड मैग्नेट। अभी क्या होता है ना, ऐसे मान के चलो ये जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनको क्या करना है, यहीं से बाहर निकलना है, और मतलब पोल से ही बाहर निकलना है, और पोल से ही सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी। तो जो ट्रैफिक जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा कहां हो जाता है, वो क्राउड जो हो जाता है वो पोल्स पर हो जाता है, क्योंकि बाहर तो इनके पास फैलने की बहुत सारी जगह है। नाउ अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट इनसाइड बार मैग्नेट। अभी क्या होता है कि इसे मान के चलिए कि यहां पर बाहर तो फैलने की जगह बहुत है, लेकिन अंदर जगह ना होने के कारण से ड्यू टू रिपल्जन, क्या, ड्यू टू रिपल्जन, ये सारी की सारी लाइन एक दूसरे रिपेल कर रही हैं, तो कोई भी लाइन फैल नहीं पा रही है, तो ये क्या हो जाती हैं, ये स्ट्रेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं। ठीक, कॉर्नर पे ये बेंड हो जाती हैं और अंदर की साइड क्या होती हैं, स्ट्रेट। नाउ याद रखेंगे। चलिए दूसरी बात क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यहां तक आप इसको पॉइंट पढ़ेंगे, सिर्फ इसको नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और सिंगल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। ये हमने पढ़ लिया। ठीक, आप इसको याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम पहुंचेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अभी देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इसको जान लो। देखो ऑस्टर्ड ने, जो साइंटिस्ट थे ना ऑस्टर्ड, उन्होंने ये तो बता दिया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्या नहीं बता पाया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि आप करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखते हैं, थंब को कहां, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी फिंगर्स का कर्ल, मतलब आपकी उंगलियां जहां मुड़ेंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे कि अगर ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड, किस साइड, ऊपर की साइड। ठीक, तो अगर मैं मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में रखता हूं ऊपर की साइड, थंब को कहां, करंट की डायरेक्शन में, तो फिर उसके बाद में जब मैं अपनी उंगलियों को घुमाऊंगा तो जो मेरी फिंगर्स का जो कर्ल होगा, ये कर्ल मुझे क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। देखो ऑस्टर्ड ने बताया था कि इसके अराउंड चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन मैक्सवेल ने, किसने, मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल देके, राइट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल देकर के ये बता दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर करंट नीचे की साइड होगा ना तो थंब को रखूंगा नीचे की साइड, थंब को, और मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, फिर अगर मैं थंब को नीचे की साइड रख रहा हूं तो जो मेरी उंगलियां है ना वो इस साइड से एंटर करेंगी और इस साइड से निकलेंगी। समझिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से कहां जा रही है, अंदर की साइड, और यहां से कहां आ रही है, बाहर की साइड। ठीक, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नीचे के लिए, ये इस डायरेक्शन में। बात समझ गए। तो देखो यहां पर आपको समझना है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे अगर ये मेरे पास कंडक्टर है और अगर मैं यहां पर डायरेक्शन देखता हूं तो कुछ ऐसी बनेगी। अगर मैं अपनी उंगलियों को मोड़ूंगा तो मेरी फिंगर्स यहां से अंदर की साइड जाएंगी। अंदर की साइड को मैं रिप्रेजेंट करता हूं क्रॉस से, क्रॉस का मतलब है इन। ठीक, और यहां से मेरी उंगलियां बाहर की साइड निकलेंगी, तो इसको दिखाऊंगा डॉट से। किससे दिखाऊंगा, डॉट से। तो डॉट से दिखाऊंगा ना इस तरह से। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जब बोर्ड से बाहर निकलती है, प्लेन से बाहर की साइड आती है, तो हम इसको बोलते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जब अंदर जाती है तो इसको बोलते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के टर्म्स में बताते हैं। ठीक, यहां पर आप देखिए कि यहां पर डायरेक्शन क्या है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, और अगर करंट को रिवर्स कर दूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर। नाउ आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए सर्कुलर कॉइल। ठीक, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर कॉइल के लिए कैसे बनती है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसे मान के चलो कि ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है। समझना, अभी सर्कुलर कॉइल में अगर मैंने करंट फ्लो करा दिया तो ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे पास एक सिंपल कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर, तो इसमें करंट की एक ही डायरेक्शन होगी, नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में जा रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ राइट में जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि आपको अलग अलग पॉइंट पर अपना थंब रख के देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने थंब को रखा ऊपर की साइड, तो आपने अपनी फिंगर्स को कर लिया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ठीक, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपने जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई वो भी आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहां पर अगर आप जब अपना थंब रखोगे सीधा, तो आप देखेंगे कि जो थंब सीधा रखोगे ना, तो आपकी फिंगर रख के देखो, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, थंब रखो यहां पर करंट की डायरेक्शन में, तो आपकी उंगलियां यहां पे अंदर की साइड जाएंगी। कहां जाएंगी, अंदर की साइड जाएंगी, और यहां से कहां निकलेगी,
बाहर की साइड, ठीक नाउ मतलब आउट। इसी तरह से अगर आप यहां पे थंब रखते हो, यहां पे ठीक, यहां पे थंब रखोगे तो यहां पर आपकी फिंगर कहां जाएगी, अंदर की साइड, और यहां पे क्या निकलेगी, बाहर की साइड। इसी तरह थंब अब नीचे की साइड रखो नीचे की साइड थंब, और अपनी उंगलियों को मोड़ो। उंगलियों को जब कर्ल करोगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर आपकी फिंगर जाएगी अंदर की साइड और यहां पर बाहर की साइड। इसी तरह से इसमें भी होगा। तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो भाई सभी की आप चारों साइड को कवर करेंगे, तब भी आप पाएंगे कि यहां पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल है। कैसे है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा इस साइड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएगी, अंदर की साइड। तो मतलब आप देखेंगे, अच्छा और एक और चीज है कि ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इकट्ठी हो जाएंगी तो ड्यू टू रिपल्जन, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती लेकिन रिपेल तो कर सकती हैं, तो ड्यू टू रिपल्जन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी, कहां पर, सेंटर पे, ये स्ट्रेट होगी। कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। और कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। तो हम इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। स्ट्रेट क्यों होंगी, क्योंकि बीच में भाई सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। समझ गए नाउ, ये बात क्लियर हुई, ठीक। घुमाव में नहीं हुई, कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल एट सेंटर। ये बात समझ में आ गई। अब इनवर्ड और आउटवर्ड करंट की डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो सामने वाला फेस, अच्छा देखो यहां पर एक पॉइंट और मुझे बताना है आपको। जैसे आप ये समझ गए कि यहां पर अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है तो यहां पर क्या हो रहा है, पीछे से मान के चलो लाइंस एंटर कर रही हैं और यहां से बाहर की साइड निकल रही हैं, ठीक, और यहां से अंदर की साइड, मतलब पीछे वाले इस कॉइल के, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो कॉइल है ये करंट कैरी कर रही है। अब कॉइल अगर करंट कैरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो हम इसकी कंपैरिजन एक मैग्नेट से करेंगे। तो जैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं और साउथ पोल से एंटर करती हैं, ठीक इसी तरह से हम यहां पर जो है फाइंड आउट करेंगे। तो याद रखिए करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, इसलिए हम इसकी कंपैरिजन मैग्नेट से करेंगे। तो जब भी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम याद रखेंगे कि सामने वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जब करंट की डायरेक्शन कैसी हो, क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेट तो बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, तो सामने वाला जो फेस होगा ये साउथ पोल बन जाएगा और पीछे वाला जो फेस होगा ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, फ्रंट फेस। कब, तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो फ्रंट फेस होगा इसका वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, ठीक। तो मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड जाएंगी। क्लियर नाउ, आगे बढ़ जाएंगे तो यही सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अभी जैसे मान के चलो कि मेरे पास एंड सोलेनॉइड, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो जैसे मान के चलिए कि अगर आप एक वायर को स्प्रिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्प्रिंग के फॉर्म में, हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में जो है घुमाते चले जाएं, तो ये आपकी बन गई सोलेनॉइड। अगर आप इसमें करंट फ्लो करा देते हैं तो ये आपकी बन जाएगी करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्लियर है नाउ। अब ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होती है ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहीं से घूम जाएगी, लेकिन अगर मेरे पास दूसरा टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इन दोनों से पास होना पड़ेगा। तीसरा टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तीनों से पास होना पड़ेगा। चौथा टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 4 से पास होना पड़ेगा। पांचवा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को 6 से पास होना पड़ेगा। इस तरह से अगर मेरे पास बहुत सारे टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को क्या करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये जो टर्न होते हैं ना ये बहुत पास में चिपक के होते हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में से नहीं निकल पाती क्योंकि जगह नहीं मिलती चिपक के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये पूरी ऐसे ट्रैवल करती है। तो हम देखते हैं कि ये जो है बार मैग्नेट की तरह के, इसके एक एंड पे नॉर्थ पोल है और दूसरे जो है दूरी पे जाकर के साउथ पोल है। तो जो क्या है कि ये जो सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। इसके सेंटर पे, मतलब मैं कहूंगा इसके इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये देखो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, ये स्ट्रेट है। कैसी है, स्ट्रेट है। तो इसके इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी और बाहर की साइड ये कर्व हो जाएंगी, ठीक। नाउ ये बाहर की साइड आप देख रहे हो लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब फैल रही हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि डाइवर्जेंस क्या बताता है, तो याद रखिए डाइवर्जेंस बताता है कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिक्रीज हो रही है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक साथ कन्वर्ज होंगी ना, चिपकेंगी एक जगह पे, तो हम बोलेंगे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो आपसे पूछा जाता है कि डाइवर्जेंस क्या बताती है, तो बताता है डिक्रीज इन जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आगे की हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सोलेनॉइड क्या है ये हमने बता दिया। अभी करंट कैरिंग सोलेनॉइड किस तरह से एक्ट करता है, बार मैग्नेट की तरह। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और स्ट्रेट कहां पर है, इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कैसी है, बोला वेरी वेरी वीक। हाँ, याद रखिए आउटसाइड इनको फैलने का मौका मिल जाता है, तो ड्यू टू लार्जर स्पेस आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक। नाउ अभी हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में आपने पढ़ा कि कोई भी जो है करंट कैरिंग कंडक्टर क्या, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर पे ही फोर्स लगाएगी, ठीक। सिंपल कंडक्टर पे फोर्स नहीं लगाएगी। अगर मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड में एक सिंपल कंडक्टर रखा हुआ है, रेस्ट में है, ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। क्यों, इसका कहना ये होता है कि रेस्ट वाला जो मतलब जो नॉर्मल कंडक्टर है ना, नॉर्मल कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है तो मैं भी इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगी। लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो बोला मैं भी इस पे फोर्स लगाऊंगी। समझे बात को। चलिए अच्छा, एक चीज जानते हो आप कि करंट जो है, करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है कन्वेंशनली, ठीक। करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है, याद रखेंगे आप, ठीक। नाउ और करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, नोट्स बना लो, करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ऑपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे, ऑपोजिट मानेंगे। बस दिमाग में बैठा लो, करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ऑपोजिट मानेंगे, ठीक। नाउ आगे हम बात करेंगे इसी पॉइंट पर, तो समझिएगा। अच्छा, कुछ इसमें गोल्डन रूल बता दे रहा हूं कि कभी भी आपसे कहा जाए कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो याद रखिएगा कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जब भी करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल फ्लो होगा तो उस कंडक्टर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक। कैसा फोर्स, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, और वो भी कितना, 0, ठीक। नाउ और जब करंट जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो जो फोर्स होगा ना ये मैक्सिमम लगेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि यदि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ परपेंडिकुलर जो है ना कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के लिए पॉसिबल होता है। इस रूल को हम किसी भी केस में नहीं अप्लाई कर सकते। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि भाई देखिए व्हाट डज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टेल्स। तो देखिए, इफ द अरेंज अवर थंब, अगर आप अपने थंब को, पहली वाली फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर फॉर्म में रख लेते हैं तो थंब बताता है क्या बताएगा, थंब बताएगा फोर्स, क्या बताएगा, फोर्स ऑन कंडक्टर। पहली वाली जो फिंगर है, फोर्थ फिंगर, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड फिंगर जो बताएगी, मिडिल फिंगर, करंट को बताएगी। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ये मेरे पास एक साउथ पोल रखा हुआ है, यहां पर मेरे पास एक कंडक्टर है, तो बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो है करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन चलो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर रखा हुआ है कुछ इस तरह से, तो बताओ जरा करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो फोर्स कहां लगेगा, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक। नाउ तो चलो मैं आपको बता दूं कि देखो जरा करंट की डायरेक्शन कहां है, करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो आप अपनी जो है करंट वाली फिंगर को, मिडिल फिंगर को नीचे रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट साइड जा रही है तो फोर्स यहां पर लगेगा इस रॉड पे आउटवर्ड, ठीक। नाउ आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए इसको बताना। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में देखो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो याद रखना क्या इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखना क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ना तो पॉजिटिव चार्ज या करंट को नीचे मानोगे, बस। अब इसके बाद जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई जा रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा। क्लियर। नाउ आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, अभी हमें इसको पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। देखो इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा डिवाइस है जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक। जैसे मान के चलो कि आपने क्या किया, आपने
फैन चलाया, तो फैन के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर है, तो आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया, और इसने जो है फैन में जो मोटर लगी है इसने ब्लेड्स को घुमाया और ब्लेड्स को घुमा के जो है आपको हवा दी। तो दैट मीन्स इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से पानी की मोटर जो होती है, आपने जो मोटर चलाई मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी दी, उसके बाद इसने जो है अपनी मोटर को घुमा के इसको आपके पानी को भर दिया, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो अभी जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक मोटर ये का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर जो है ना टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स, मैं आपको ये सारी बात समझा देता हूं। और इस घुमाने वाले फोर्स के कारण जो कॉइल घूमने लगती है और हमारी इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकती है। ठीक, पार्ट्स वगैरह की डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले आपको इसकी वर्किंग समझा देते हैं। तो मान के चलो कि ये मेरे पास एक कॉइल है, ये मेरे पास एक कॉइल है और मोटरी कॉइल है, और इसको मैंने जो है किसी भी पावर सोर्स जैसे मान के चलो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अभी आपको आधी बात बताता हूं। तो अभी करंट जो है यहां से ऐसे फ्लो होगा, तो इसमें ऐसे पहुंचेगा, इसमें ऐसे पहुंचेगा, इसमें ऐसे जाएगा और इसमें ऐसे जाएगा। इसके नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ठीक, और ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में मैग्नेट होती है। नाउ अभी देखिए अभी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां है, देख रहे हो, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। और जो ए बी है, ए बी में करंट जो है मतलब आप ये मान के चलो वर्टिकल है, तो ए बी जो है वर्टिकल है। ठीक, तो आप देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे ना तो आपको पता पड़ेगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रख ली, पहली वाली फिंगर, करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड आपने जो है दूसरी मिडिल फिंगर रख ली, तो फोर्स देखोगे अंदर की साइड जाएगा। कहां जाएगा, फोर्स कहां लग रहा है, इस पे इनवर्ड लग रहा है। तो याद रखना कि जब करंट ऊपर है, जब करंट ऊपर है तो फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है अंदर की साइड। अब देखो तो इसमें फोर्स, इसमें करंट कहां है, करंट नीचे, तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स लगेगा बाहर की साइड। तो करंट कहां है, करंट जब नीचे है, करंट जब नीचे है तो फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है बाहर की साइड। अच्छा ये बताओ, अब देखना ये BC में जो करंट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये एंटी पैरेलल है। तो याद रखिएगा कि AB पे लगा अंदर की साइड फोर्स, CD पे लगा बाहर की साइड फोर्स, तो ये कॉइल पे क्या लग जाएगा, एक टॉर्क लगेगा, मतलब घुमाने वाला। तो मतलब आप खुद सोचो कि AB को मैंने अंदर धक्का दे दिया, CD को बाहर, तो इस पे टॉर्क लग गया, टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स, और ये कॉइल जो है घूमने लगेगी। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है आपको। अब जरा सोचो कि भाई अगर ये माइनस से ही कनेक्ट रहेगा और ये प्लस से ही कनेक्ट रहेगा, तो ये जो CD है ना, अब अगर ये मान के चलो कॉइल घूमने लगी, अब अगर ये कॉइल घूमने लगी, आधी साइकिल तक तो आ गई, ठीक है, लेकिन अब अगर ये कॉइल घूमने लगी तो इसके जो है ये वायर जो इससे सीधे कनेक्टेड होंगे इनमें तो अंडे लग जाएंगे ना, मतलब इसमें तो बहुत सारे ट्विस्ट लग जाएंगे आधी साइकिल के बाद ही। ठीक, और इस तरह से तो काम खराब हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि भाई हमेशा के लिए ट्विस्ट ना लग जाए, और इसके पीछे छोटा सा और टेक्निकल रीजन है जो आपको अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहां पर क्या होता है कि आधी साइकिल के बाद ये CD घूम के यहां आ गया, तो आधी साइकिल के बाद क्या होता है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि भाई ये जो है ना ये CD का ये जो वायर से जो सीधा कनेक्शन है, ये वायर से सीधा कनेक्शन ना होते हुए अभी यहां पर रिंग्स लगा दी जाती हैं। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। देख रहे हो यहां पर क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग क्या करती हैं, तो ये स्प्लिट रिंग देखो यहां पर इसके दो पार्ट होते हैं, ये इस तरह से, ये स्प्लिट रिंग इस तरह से अपनी ही जगह पे कनेक्टेड होती हैं, और ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल से एक ब्रश कनेक्ट होता है, ब्रश जो कि इसके कांटेक्ट में होता है। तो जब ये CD घूम के इस साइड जाएगा ना, जब ये CD घूम के इस साइड जाएगा, तो जैसे अगर ये पहले नेगेटिव था और ये पहले पॉजिटिव था, तो ये जो CD है ना, ये CD अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, और जो AB है वो नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है ये कॉइल काम करती रहेगी। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो भी, जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में जो AB है ये पॉजिटिव से कनेक्ट था, ठीक, और CD नेगेटिव से कनेक्ट था। तो सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो ब्रशेस जो हैं इसके, या मैं कहूं ये जो कॉइल का जो CD और AB फेस है, ये CD पहुंच जाएगा, ये CD घूम के पहुंच जाएगा ये प्लस वाले के पास, CD कहां पहुंच जाएगा, प्लस वाले के पास, और AB पहुंच जाएगा माइनस वाले के पास, और ये कॉइल जो है घूमती रहेगी इसी तरह से अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। क्लियर है? तो ये इस तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, नया टॉपिक है और इसी में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसी होना चाहिए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो लगातार बदल रही है, ठीक वही मैग्नेटिक फील्ड या कहूं सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो भाई ऐसा फेनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस किया जाता है, आप भी मान के चले प्रोड्यूस किया जाता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है जबरदस्ती जो है काम करा लेना अपना, हाँ, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसा फेनोमेना है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी डिस्कवरी की माइकल फैराडे ने। किसने डिस्कवरी की? माइकल फैराडे ने इसकी डिस्कवरी की। और माइकल फैराडे ने अपने लैब में क्या देखा, यहां पर हम देख लेते हैं। तो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, उसमें समझो कि मैग्नेट को जब हम रिलेटिव मोशन कराते हैं, मतलब मैग्नेट का मोशन जब हम कराते हैं कॉइल के अराउंड, तो फिर उस कॉइल में ना करंट इंड्यूस होता है, इस सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस होता है। और जो करंट जो इंड्यूस हुआ है इसको हम गैल्वेनोमीटर से जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो माइकल फैराडे ने ये देखा कि जब जब हम एक कॉइल का रिलेटिव मोशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल, तब तब हम जो है इसमें करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या हुआ, तो देखो रीजन क्या दिया गया कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दिस करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब ये सोलेनॉइड और ये मैग्नेट जो है जब ये रेस्ट में है, तो इसमें कितनी फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही होंगी, आपने कहा भाई 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही है। लेकिन जब ये रेस्ट में है तो 500 ही है। लेकिन जब मैं इसको पास में लेकर के जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो नंबर है वो 600 हो रहा है, फिर 700 हो रहा है, फिर 800 हो गया, ये ठीक है 800 तक हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब आप इसे दूर लेके जा रहे हो तो 800 से, क्योंकि दूर जाएगी ना मैग्नेट, तो 800 700 होगा, फिर 600 होगा, फिर 500 होगा। तो इसका मतलब है कि जब आप मैग्नेट का मोशन करा रहे हो इसके पास, तो यहां पर क्या बदल रहा है, यहां पर बदल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी कनेक्ट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक ना। तो अभी देखो, तो इसका रीजन क्या दिया गया कि इसमें करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है, तो रीजन दिया गया कि यहां पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसमें करंट बन रहा है, ठीक ना। तो इसको बोला जाता है माइकल फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या लिखा है, स्टेट्स दैट एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल विद वायर कॉज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ टू इंड्यूस। ईएमएफ का मतलब होता है प्लस माइनस बन जाना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाना, ठीक ना। अभी देखिए सेकंड लॉ माइकल फैराडे का क्या कहता है कि आप इस बार मैग्नेट को ना जितने फास्ट मोशन कराओगे, जितना फास्ट कराओगे उतनी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन 500 600 कनेक्ट होंगी, 600 700 कनेक्ट होंगी, इससे 700 से फिर 800 होंगी, फिर कम होंगी। तो मतलब जितना फास्ट आप मोशन कराएंगे, जितना फास्ट मोशन कराएंगे, उतना ही ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ज्यादा इसमें ईएमएफ बनेगा। मतलब ईएमएफ का मतलब होता है प्लस माइनस जो आ जाता है ना बैटरी की तरह। तो ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या रेट मतलब किस गति से जो है ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, उतना ही ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कहता है माइकल फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो अगर आप इसको जल्दी इसको आगे पीछे लेकर के जाओगे ना, तो जल्दी फ्लक्स जो है चेंज होगा और ज्यादा जो है इसमें ईएमएफ बनेगा, मतलब प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए फैराडे लॉ से हमें ये तो पता पड़ जाता है कि करंट बन रहा है किसी कॉइल के अंदर, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में बताया लेंज लॉ ने। तो लेंज लॉ से हमें पता पड़ जाता है किसी कॉइल या सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज, क्लियर नाउ। तो देखिए होता क्या है, एक्चुअल में नेचर में एक रूल है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो जैसे मान के चलो ये मैंने एक सोलेनॉइड ड्रॉ कर दी और उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो अब होता क्या है, जैसे मान के चलिए यदि कोई सोलेनॉइड के पास में कोई अगर मैग्नेट आएगी, जैसे ये नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, अब मान के चलिए अगर नॉर्थ पोल इसके पास में जाता है तो ये इस नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए सोलेनॉइड को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसमें उसके साथ कोई भी चेंज ना हो, ठीक। अभी ये नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा है ना, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके साथ चेंज हो रहा है। पहले कम फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही थी, अब ज्यादा और पास में आएगा तो और ज्यादा और पास में आएगा तो और ज्यादा और पास में आएगा तो
और ज्यादा। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करने के लिए ये जो नॉर्थ पोल है इसको रोकती है ये सोलेनॉइड। अब नॉर्थ पोल को रोकना कैसे पॉसिबल होगा? तो नॉर्थ पोल को तो सिर्फ नॉर्थ पोल ही अपोज कर सकता है। तो एक्चुअल में लेंज ने बताया कि भाई यहां पर इस नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए सोलेनॉइड को यहां पे नॉर्थ पोल क्रिएट करना पड़ेगा इसके क्लोजर एंड पे। तो ये नॉर्थ पोल कैसे क्रिएट हो सकता है? जब इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तब जाकर के ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो जब आप इस सोलेनॉइड को पास में लेकर के आएंगे तो ये नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा यहां पर, और नॉर्थ पोल के लिए ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा। ठीक इसी तरह से मान के चलिए अब अगर ये इसको ना यहां तक आप लेकर के आ गए इस बार मैग्नेट को, अब इस सोलेनॉइड को इतने की हैबिट हो गई, मतलब अब ये इतने के लिए कंफर्टेबल है कि हाँ भाई जो मैं रोक रहा था तब तो आप बार मैग्नेट को रोक नहीं रहे थे, अब जो है मुझे नॉर्थ पोल की हैबिट हो गई है, अब इस नॉर्थ पोल को दूर लेकर के मत जाओ। तो अब इस सोलेनॉइड चाहता है कि नॉर्थ पोल यहां से दूर ना जाए, और ऐसा करने के लिए ये सोलेनॉइड को यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ये अट्रैक्शन होगा तभी जाकर के रुकेगा। और साउथ पोल कैसे क्रिएट किया जाता है? तो आप जानते हो कि जब किसी कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तब जाकर के साउथ पोल बनता है। तो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो आप समझ गए, लेंज लॉ ने बता दिया कि जब नॉर्थ पोल पास में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो यहां पर आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ये रोकता है, अपोज करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें बताता है कि इसे मान के चलिए कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है और इसके साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर इस कंडक्टर में, सपोज इसका कंडक्टर ए बी हो गया, हाँ, तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा? तो इसके लिए आपको समझना होता है कि भाई जो हमारा राइट हैंड का जो थंब है ये बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कहां जा रहा है। ठीक, फोर फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर जो मिडिल फिंगर है ये बताती है करंट। ठीक, नाउ तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में ये आएगा। जैसे मान के चलिए अगर ये ऊपर की साइड जाता है, जैसे मान के चलो अगर मैं इसको ए बी को ऊपर लेकर के जाऊं, ऊपर इस कॉइल को घुमाऊं और ए बी पहुंच रहा है अभी ऊपर, तो आप राइट हैंड की फिंगर को इस डायरेक्शन में रखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। थंब को, क्योंकि ये जो ए बी है मैं ऊपर ले जा रहा हूं, थंब को रखो ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपका जो मिडिल फिंगर है वो अंदर की साइड पॉइंट करेगी। तो ये अंदर की साइड इस पे फोर्स लगेगा और इस पे फोर्स लगेगा बाहर की साइड, तो ये कॉइल जो है घूमने लग जाएगी। क्लियर है? सॉरी, फोर्स मुझे कहना चाहिए कि राइट हैंड की जो फिंगर है मिडिल फिंगर, ये अंदर की साइड पॉइंट करेगी। इसका मतलब इसमें करंट अंदर की साइड फ्लो होगा इस तरह से, क्योंकि जो राइट फिंगर है, मिडिल फिंगर है, वो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल पर एसी जनरेटर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक, और लेफ्ट हैंड रूल पर इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर आपके सिलेबस में है टर्म 2 2022 में, और एसी जनरेटर अभी के लिए नहीं है। ठीक, टर्म 2 2022 के लिए। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि भाई ये जो आपके लिए जो वीडियो बनाई जा रही है कम से कम आप तक पहुंच पाई। तो कमेंट करना ना भूलें, बहुत ज्यादा खुशी होगी दिल से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।